नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। हिंदुस्तान की राजनीति में एक कहावत बहुत ही लंबे समय से प्रचलित है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है। और हिंदुस्तान के अगर राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पे बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ने कई बार इस बात को सिद्ध भी किया है। आने वाले अगले साल में यानी 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं तो लगभग एक साल पहले वहां पे तमाम प्रकार की सियासत तेजी से करवट बदल रही है। चाहे बात सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी की हो या मुख्य विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी की हो, बहुत कुछ चीजें हैं जो उनके अंदर खाने चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े राज्य में जब इस प्रकार की सियासी हलचल मचती है तो उस पर चर्चा होना लाजमी सी बात है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में किस प्रकार से घमासान मचा हुआ, खासतौर से सपा और बसपा के अंदर खाने किस तरह से चीजें करवटें बदल रही हैं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। भाजपा की ओर से हमारे साथ मौजूद हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बसपा से बहुजन समाज पार्टी से सुधींद्र भदौरिया जी हैं। क्योंकि बसपा की इस वक्त चर्चा में है तो जाहिर सी बात है क्यों आखिर वो वजह बनी है, तो उसके बारे में विस्तार से आपसे समझेंगे। और उसके अलावा हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी मौजूद हैं स्टूडियो में, जो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत को लंबे समय से करीब से देखा है आपने, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की जो सत्ता सीन इस वक्त समाजवादी पार्टी है उनकी भी नेता और प्रवक्ता जूही सिंह इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। जूही जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और अगर शुरुआत आप सही करें, क्या वो बड़ी वजह है कि चुनाव से जस्ट पहले के साल में बजाय खबरें इस प्रकार से आनी चाहिए कि आपकी सरकार क्या कुछ काम करती नजर आ रही है, शासन सुशासन की बात हो, बनस्पत इसके आपकी पार्टी में मुख्य तौर पे जो नेताजी का परिवार है उसमें वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं सामने मुखर रूप से निकल के आई है, क्या वो बड़ी वजह? वर्चस्व की कोई लड़ाई नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन से हमारी सरकार बनी, बहुमत की सरकार बनी, अपनी योजनाएं, अपना घोषणा पत्र हमने लागू किया, चाहे वो लैपटॉप वितरण हो, समाजवादी पेंशन हो, विधवा पेंशन। जूही जी, अभी एक साल है, मतलब ये घोषणा पत्र फिर से आपको मौका मिलेगा, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या वो बड़ी वजह होती है कि आपके मुख्यमंत्री को एक अपने मंत्री को बर्खास्त करना पड़ता है? उसका वो कारण भी जनता नहीं जान पाती है, क्या आप बता सकती हैं? मंत्रिमंडल में किसको शामिल करें, किसको ना शामिल करें, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और वो समय समय पर बदलाव होता रहता है। कभी कोई संगठन में जाता है, कोई मंत्री पद पे आता है, तो इस पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता मुझे दिखाई नहीं देती है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विवेकानुसार निर्णय लेते हैं और मंत्रिमंडल से हटाना पार्टी से बर्खास्तगी नहीं होती है। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बलराम जी की बात हो रही है, और वो पार्टी के एक बहुत ही पुराने कार्यकर्ता भी हैं। तो हम सब नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हमें जो बहुत काम सहजता से इस बात को कह सकते हैं कि आपकी पार्टी में, संगठन में सब कुछ चीजें सही चल रही हैं? जी बिल्कुल, सहजता से, सरलता से और पारदर्शिता से मैं ये कह रही हूँ। चलिए, परसेप्शन की बात है, देखते हैं किस तरीके से जनता उस परसेप्शन को लेती है। सुधींद्र जी, आप क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना एक बहुत बड़ा, क्योंकि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पार्टी को इतना लंबा खड़ा करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है, उनके जाने का मतलब क्या है? गंभीर आरोप के साथ वो बाहर गए। देखिए, मैं कुछ आपको स्पष्ट करूं कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर समय समय पर जो वंशवाद की ताकतें हैं, मनुवाद की ताकतें हैं और जो बाहुबल और धनबल की ताकतें हैं, हमारी पार्टी को कमज़ोर करने की मान्यवर काशीराम जी के समय से ये कोशिश करते रहे हैं। आप अगर देखेंगे, हमारी पार्टी के पहले चुनाव से लेके आज तक के चुनाव में कई बार दर्जनों विधायकों को तोड़ तोड़कर भारतीय जनता पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी अपनी पार्टियों में इन्होंने शामिल कराया। और मैं आपको जो आखिरी उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, वो केसरीनाथ त्रिपाठी जी जब स्पीकर थे और इसके बावजूद कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर एंटी डिफेक्शन बिल लागू था, हमारे कभी 3 विधायक, कभी 5 विधायक, कभी 10 विधायक, ऐसे करके इन्होंने और सपा ने मिलकर हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद, मैं आपको बता दूं, मैं उस पर स्पेसिफिक आंसर चाह रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जाना इतने गंभीर आरोप के साथ, उस पे बसपा का क्या कहना, मैं वो जानना चाहता हूँ। उस पर भी मैं आपको बतला दूं कि, और मैं केसरीनाथ त्रिपाठी जी की एक लाइन में बात खत्म करूं। 2007 में चुनाव हुए, हमको पूर्ण बहुमत मिला केसरीनाथ त्रिपाठी जी की तमाम कोशिशों के बावजूद। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो चार्ज है, ये नया चार्ज नहीं लगाया है, ये वही लोग लगा रहे हैं जो बाहुबल वाले और धनबल वाले लोग हैं। जैसे मैं आपको एक बात उदाहरण पे एक नाम बताना चाहता हूं। आप बहुत इतिहास में जा रहे हैं। नहीं, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, आपसे पहले उसका जवाब दे दीजिए, फिर आप इतिहास भी बता सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जाना
क्यों इतने गंभीर आरोप के साथ उन्होंने लगाया कि आप टिकट बेची जा रही हैं आपकी पार्टी? देखिए, ये चार्ज आपको मैं बताऊं, अखिलेश दास ने 2-2.5 साल पहले जब राज्यसभा का चुनाव था उन्होंने लगाया था। जनता ने उनको कहां पहुंचाया, आज उनका कोई नाम जानता है कि? और मैं ये भी कह दूं आपको बहुत स्पष्ट ढंग से, ये जो इस तरह से लोग आते हैं जाते हैं, हमारी विचार यात्रा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पार्टी है और माननीय काशीराम जी ने और बहन मायावती जी ने इसको सींचा है। ये तमाम कोशिशों के बावजूद हमारी पार्टी और ताकतवर बन के निकलती है, हर बार निकली है। और इस चुनौती को जो हम लोगों को दिया है इन ताकतों ने, हम उसमें और ताकतवर होकर निकलेंगे। वो क्यों बाहर गए आप इसका स्पष्ट नहीं कर पा रहे? मैंने कहा ना, बहन मायावती जी ने खुद जवाब दिया। बहन मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये पूरे परिवार के लिए टिकट चाहते थे। बहन मायावती जी ने इसको इनकार किया। अब वो हमारी पार्टी में पूरे परिवार को आप टिकट चाहेंगे तो ये हमारी पार्टी कदापि बसपा को मायावती जी अपने परिवार के किसी सदस्य को खुद नहीं लड़ाती हैं। ठीक, आपकी बात में समझ गया, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन बसपा के बाहर से जानने वाले जो भी लोग वो ये जानते हैं कि वहां पे मायावती जी फैसला करती हैं। अगर उन्होंने इस प्रकार के परिवारवाद को बढ़ावा दिया था बसपा में रहते हुए, अंतिम मोहर तो मायावती जी की थी, तब क्यों नहीं इस बात का विरोध हुआ? देखिए, ऐसा है, कई बार हमारे पार्टी के अंदर चुनाव के अंदर ये भी देखा जाता है कि कौन कहां स्थानीय स्तर पे काम कर रहा है जी। उसमें ये भी हो सकता है कि कोई मान लीजिए पिता या बेटी या पुत्र या उनके पिता या 2 भाई, ये भी कई बार ऐसा नहीं है कि इस पर कतई वो रोक ऐसा है। तो फिर ये आरोप नहीं लगाना चाहिए? नहीं, ये आरोप इसलिए लगा है क्योंकि सारे परिवार को टिकट दिया जाए। अरे इस समय हमारा जो चुनाव है ये हमारे लिए देखिए करो और मरो वाला चुनाव है। इसमें हमको ये दिखाना है, साबित करना है कि ये गुंडावाद की ताकतें और दंगावाद की ताकतें, इन दोनों को हम हरा कर दिखाएंगे। राजनीतिक पहल हो सकती है, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ये अपने आप बहुत कन्विंसिंग बात नहीं कि परिवारवाद की वजह से ही सिर्फ वो जाना हुआ। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको लगता है कि सपा और बसपा के इस घमासान के बीच में जब हमने देखा कि पहले बाबू सिंह कुशवाहा को बसपा से निकले तो उनको शरण मिली भाजपा में, अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इस प्रकार की चीज भी देखने को मिल सकती है? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, इस समय की स्थिति और पिछली स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 21वीं सदी में महान भारत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। आपने अभी स्वयं अपनी कमेंट्री में कहा कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा जब देश में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है तो निर्णायक भूमिका निभाई है। कैसे संभव है कि 21वीं सदी में भारत का जो ये विराट स्वरूप उभर के आने वाला है, इस स्वरूप में उत्तर प्रदेश साथ में ना हो? उत्तर प्रदेश साथ ही में होगा और अग्रणी भूमिका निभाएगा, इसलिए वो भाजपा के साथ नहीं। देखिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस विराट अभियान में हमें इस बात से कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति किस दूसरे दलों में से कौन कहां छोड़ के जा रहा है, यह उनके विचार का विषय। दोनों दलों के बारे में एक एक वाक्य कहूंगा। सपा में जो कुछ हो रहा है तो सपा की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है, अपराधीकरण और परिवारवाद। अब अपराधियों को लेकर परिवार में आपस में विवाद हो रहा है, ये उनकी अंदरूनी समस्या है जी। बसपा की समस्या के बारे में कहूंगा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आरोप लगाया, तो मैं एक बात कहूंगा, बसपा जिन चीजों के लिए हमारी आलोचना करती है या अन्य दलों की आलोचना करती है, मनुवाद, मैं कहना चाहूंगा अधिनायकवाद, व्यक्तिवाद और मनुवाद की पराकाष्ठा यदि किसी दल में देखने को मिलेगी जी, तो बसपा में कोई मायावती जी के बगल में बैठ नहीं सकता, मायावती जी के साथ किसी की पोस्टर में फोटो नहीं हो सकती, और अपने जीवित रहते हुए अपनी प्रतिमाएं बनवाना, इससे बड़ा अधिनायकवाद और मनुवाद का प्रतीक नहीं हो सकता। और उसमें सुनिए, मैं थोड़ा विनोदपूर्ण ढंग से कहना चाहूंगा, और उस मूर्ति में पर्स भी है साथ में, यानी जो दौलत की बेटी का आरोप लगाया है उसमें कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप में भी आप वो चीज दिखा रहे हैं। मैं आ रहा हूं, जिन प्रतीकात्मक चीजों का आपने जिक्र किया, ये अभी हाल के समय में आई है या 90 के दशक में भी थी जब आपके साथ बसपा की सरकार भी? मैं ये कहना चाहूंगा, एक दौर था जब दलित आंदोलन, हमारा वैचारिक मतभेद चाहे जो रहा हो जी, डॉक्टर अंबेडकर से लेके काशीराम जी का, उन्होंने त्याग किया, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। और यहां जब से मायावती जी का दौर आया, बगैर कुछ किए हुए सैकड़ों करोड़ की मालिक बन गई, और क्या कहती हैं, साहब ये कार्यकर्ताओं ने हमको दिया है। ठीक है, यानी कहां अंबेडकर जी से काशीराम तक ने अपना जीवन सब कुछ कार्यकर्ताओं और समाज को दिया और आपने लिया। तो अब मैं मानता हूं कि आमूल चूल परिवर्तन आ गया है उस विचार में, जब हमने उनसे शुरुआत की थी 90 के दशक में और आज के दौर। सुधीर जी, मैं आऊंगा आपको। एनके सिंह जी, आपको लगता है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सियासत में बनस्पत इसके की मुद्दे जनता के उठे, बनस्पत इसके की वहां पे शासन सुशासन की बात हो, कुछ और चीजें सुर्खियां बनती हैं और शायद तमाम राजनीतिक दल भी उन्हीं सब चीजों को शायद भुनाने की कोशिश करते हैं अपने अपने लिहाज से?
नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश बिहार में शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे है। राष्ट्रीय स्तर पे 73.4% है, यहाँ पे काफ़ी कम है। लॉजिक पावर बहुत पुअर है और हम लोग कास्ट में बटे हैं। लिहाजा आप मायावती की पार्टी से उम्मीद रखें कि कोई आइडियोलॉजिकल ग्रैंड्योर बनाएंगी और उसके बाद कैडर बेस होगा, ये संभव नहीं है। उनका एक ही आइडियोलॉजी है, दलित, डॉक्टर अंबेडकर, और ये 2-3 चीजें हैं और इसी पे उनको वोट मिलते हैं, सॉलिड वोट हैं। बीजेपी को आज ऐतराज हो रहा है। काशीराम जब तिलक तराजू और तलवार कहते थे तब तो ऐतराज नहीं था, तब तो आपने गलबहियां डाली। तो ये लॉजिकल फैलेसीज हैं और आज आप कहते हैं कि मायावती बड़ी गलत है, काशीराम बिल्कुल सही थे। काशीराम ने ही एंटी मनुवादी शब्द उनका दिया हुआ है, तो ये तो अपॉर्चुनिस्टिक वो है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जरा गौर कीजिए मायावती को कितना धोखा नहीं मिला है। राजस्थान में 11 एमएलए आते हैं और 11 के 11 पार्टी छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। ये किसके बूते पे जीतते हैं? मायावती के सिर्फ अपने चेहरे पे जीतते हैं। तो कोई स्वामी प्रसाद मौर्य अगर चला गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, मायावती का सपोर्ट बेस रहेगा। लेकिन गौर कीजिएगा, भारत के इतिहास में नेशनल पार्टी इंदिरा गांधी के मर्डर के टाइम, असैसिनेशन के टाइम पे भी कांग्रेस को जो वोट मिले थे वो 36% से 48% सिर्फ हुए थे। ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी को 15% से 2 साल के अंदर, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 42.3% वोट मिलते हैं। एक आंधी थी नरेंद्र मोदी की और वो चली। अब यहाँ पे ये है कि क्या ये वो रिटेन कर पाएंगे? इनकी मजबूरी ये है कि अंबेडकर, दलित ये जो कर रहे हैं सिर्फ ये क्योंकि मायावती का 6% वोट बीजेपी में गया था, मुलायम सिंह का 7% गया था, अजीत सिंह का 2% गया था, ये कुल मिला के करीब 29% वोट। हाँ, लेकिन 17 में किस प्रकार से सियासी खेमा बटेगा ये देखना होगा। हम आप लोगों से ये चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के उस पार हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय के जो विधानसभा का चुनाव उस लिहाज से कैसे राज्य में सियासत करवट लेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, हम देंगे साथ तेरा, वादा रहा। हेलो। अब ESIC का विश्वास और भी ज्यादा लोगों के पास, बेहतर सेवाओं और सुविधाओं के भरोसे के साथ। यही तो है ESIC 2.0। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आमने सामने और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत जिस तरीके से लगातार करवट बदल रही है, खासतौर से मुख्य दल जो कि सपा और बसपा है, वहां पर अंदर खाने क्या चल रहा है। समाजवादी पार्टी जो कि सत्ता संभाल रही है, वहां पे उनकी प्रवक्ता जूही सिंह हमारे साथ लखनऊ से बनी हुई है। जूही जी, क्या आप जानकारी दे सकती हैं कि अब जो आपका मंत्रिमंडल विस्तार होना है 2-1 दिनों के बाद में, क्या उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी शामिल हो सकते हैं? क्योंकि बहुत जोर शोर से इस बात की खबरें हैं। ये जवाब तो केवल माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसमें शामिल होंगे कि नहीं या पार्टी में शामिल होंगे कि नहीं। हमारा काम है कि हम संगठन के हिसाब से अपनी चुनाव की तैयारी करें, अपनी रणनीति की तैयारी करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। लेकिन अगर वो आते तो स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कोई भी व्यक्ति जो हमारी विचारधारा को मानता है, हमारे अनुशासन को मानता है, हमारे नेतृत्व को मानता है, उसका हमेशा समाजवादी पार्टी में स्वागत है। अक्टूबर 2012 में जूही जी, अक्टूबर 2012 में स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी ने मुलायम सिंह जी के खिलाफ बहुत अपमानजनक शब्द कहे थे और मुकदमा दर्ज किया था। आपने नेतृत्व के सम्मान की बात की, तो कैसे स्वीकारेंगे इस प्रकार के नेतृत्व के खिलाफ कहने वाले बात के व्यक्ति को?
राजनीति में व्यक्तिगत सम्मान की कोई बात ही नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अच्छा। अध्यक्ष जी का दिल और सोच दोनों बहुत बड़ा है। वो लोहियावादी हैं। किसी ने उनके ऊपर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी की, मुकदमा दर्ज किया, अगर वो आज पार्टी में आना चाहता है, उनकी विचारधारा मानता है, उनका नेतृत्व मानता है, और 2017 हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का चुनाव है, तो समाजवादी पार्टी छोटी छोटी बातों के लिए ऐसा नहीं कि ये निर्णय ले कि किसी को पार्टी में न लिया जाए, लेकिन ये अधिकार हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड। ठीक है जूही जी, एक चीज और कि 2012 में चुनाव से पहले भी हमने देखा जब डीपी यादव की एंट्री होनी थी आपकी पार्टी में, उस वक्त भी अखिलेश यादव वीटो लगाते नजर आते हैं और पार्टी के अंदर या खासतौर से इस परिवार के अंदर असहजता सी नजर आती है कि एक बात एक सुर में नजर नहीं आते। अभी जब मुख्तार अंसारी की पार्टी की बात का जिक्र आता है तो उसके बाद में असहजता नजर आती है, सुर्खियां बनती है, तब डैमेज कंट्रोल करते आप, आपकी पार्टी नजर आती। क्यों ये एक रूपता नहीं है? निर्णय लेने से पहले आप कह रही हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। ये तो पैनल से ही स्पष्ट हो गया कि समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, और हर व्यक्ति जब पार्टी के संगठन के सामने होता है तो वो एक कार्यकर्ता होता है। पार्टी का विलय हुआ है, लोगों का विलय नहीं हुआ है। अगर कोई हमारी विचारधारा को मानने के लिए तैयार है, हमारे अनुशासन को मानने के लिए तैयार है, तो किसी पार्टी का हमारी पार्टी में विलय हो सकता है। और 2017 में चुनाव कौन लड़ेगा, 2017 में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आदमी तो सही है लेकिन गलत पार्टी में शामिल थे, लेकिन ऐसा कुछ इस प्रकार से या मिलता जुलता भी बयान उन्होंने कौमी एकता दल या उसके नेताओं के बारे में नहीं दिया। क्या कुछ वजह आप बता सकती हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अपने कारण बहुत स्पष्ट किए कि वो बसपा को क्यों छोड़ के आ रहे हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। जहाँ तक नैतिकता की बात इस पैनल पे हो रही है, तो बहुत सारे लोगों, बीजेपी ने बहुत सारे लोगों को हमारे भी पार्टी से क्रॉस वोटिंग कराया था, जिसको हमने सस्पेंड किया है। तो चुनाव होते हैं, और हमारी जो विचारधारा को मानेगा वो हमारे पार्टी में उसका स्वागत है, उसकी पार्टी का स्वागत है। इसमें नेताओं की केवल बात नहीं है, कौमी एकता दल की बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही। ठीक है, हालांकि ये बड़ा सब्जेक्टिव सी चीज है, कौन कब मानेगा, ठीक बात है। सुधींद्र जी, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के आपके पार्टी को छोड़े बामुश्किल 2 दिन का वक्त हुआ है, लेकिन पार्टी के संगठन में अलग अलग जिलों से, कुछ जगहों से विरोध प्रदर्शन की भी बात आई। कुछ आपके जो निचले स्तर के कार्यकर्ता उन्होंने भी छोड़ा है, मऊ या अन्य इलाकों से, बुंदेलखंड से इस प्रकार खबरें आ रही है। आपको लगता है कि एक बड़ा आने वाले समय में संकट और हो सकता है इस पूरे एपिसोड के बाद? मैंने आपको बतलाया शुरू में ही, हमारी पार्टी से ऐसे लोग दर्जनों विधायक गए, पर हमारी पार्टी हर बार और ताकतवर बनकर निकली। मैं ये बहस के अंदर 2 प्रश्न उठे हैं जिनका भी मैं उत्तर देना संक्षेप में ही जरूरी समझता हूँ। एक तो ये कहा जा रहा है कि बहन मायावती जी दलित की नहीं दौलत की बेटी हैं। इस देश के उन लोगों को जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, उनको ये परेशानी हो रही है कि एक दलित की बेटी के पास इतना साधन क्यों आ पा रहा है कि एक पार्टी विनम्रता से यही टोकूंगा, मैं आपको विनम्रता से यही टोकूंगा। ये आरोप सर, ये आरोप देखिए उसी व्यक्ति ने लगाया जो दशकों तक मायावती जी के साथ था। ये आरोप वो उनको दोहरा रहा है, उन्होंने भी लगाया ना? नहीं, उन्होंने नहीं केवल लगाया, ये अखिलेश दास ने भी लगाया था। ये वो तमाम लोग लगाते हैं, और ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मोहरे हैं इन गुंडावाद और दंगावाद और वंशवाद और इसके साथ साथ इस देश के अंदर यथास्थिति बनाए रखने। अच्छा, मैं अगर आपकी बात का इंटरप्रिटेशन समझूं तो शायद ये है कि जो अन्य दल हैं जिसमें भाजपा भी है, सपा भी, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को फिट कर रखा है बसपा में जो मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं कि ये समय समय पर इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इस समय इन लोगों के लिए ये बड़ी चुनौती है। ये जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे समाजवादी पार्टी के अभी प्रवक्ता बोल रही थी कि वो डॉक्टर लोहिया का सपना पूरा करने के लिए अंसारी जा रहे हैं, मुख्तार अंसारी, और यहाँ पर मथुरा के अंदर आपने राम वृक्ष को देखा, राम वृक्ष यादव, और ये डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सपने को पूरा करेंगे, और उनके कार्यकर्ता जो है वो घर पर बैठेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के लोग, चाहे वो इनकी पार्टी में फूलन देवी, इनकी पार्टी के अंदर ददुआ के परिवार के लोग, सर आपके पार्टी में जो सीएमओ की मर्डर्स हुए उसके बारे में, बलिया तक के जिलों के नाम गिना सकता हूं, कितने कस्बों में, गांव में तमाम इस तरह के गुंडा तंत्र के लोग। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए आप लोग की पार्टी से लोग छोड़ रहे हैं सर, और कारण एक ही बता रहे हैं। इनके साथ मिलकर इन्होंने अभी दादरी के अंदर इन्होंने पूरी कोशिश की,
वहां पर धारा 144 लागू थी, उसके बावजूद पंचायत हुई और महापंचायत का कॉल दिया गया पुलिस की मौजूदगी में। ये दोनों लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश में लहू बहे, पर हम इस काम को नहीं होने देंगे। हम वहां पर हर हालत में शांति बनाकर रखेंगे। आप और सपा मिलकर ऐसा माहौल बिगाड़ रहे हैं, ऐसा आरोप है बसपा का। आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी शायद अपनी राजनीति के लिहाज से पिक एंड चूज करने वाले मुद्दे मुफीद लग रहे हैं? देखिए, इसका उत्तर उसमें जब जूही सिंह जी ने कहा कि अभी राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई, चलिए क्रॉस वोटिंग तो विधायकों ने की, पार्टियों ने नीतिगत निर्णय क्या लिया? सपा ने कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन किया और बसपा ने भी कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन किया। इससे बहुत साफ है कि मिली भगत किसकी हो तो सामने दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में आज न हम सत्ताधारी दल हैं और न हम मुख्य विपक्षी दल हैं, फिर भी सब के सब हमारे खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति भाजपा बनाम शेष, बीजेपी वर्सेस रेस्ट के ऊपर आकर केंद्रित हो गई। इसलिए सबके टारगेट पर हम ही लोग हैं। दोनों ही दलों का अपराधियों के प्रति एक अनन्य अनुराग रहा है, जिसमें कुछ लोगों के नाम अभी सुधीर भदौरिया जी ने गिनाए, कुछ अन्य लोगों के नाम सपा की तरफ से गिनाए जा सकते हैं, बसपा की तरफ से गिनाए जा सकते हैं। वो सब अपने आप में एक अलग विषय है कि चाहे वो फूलन देवी से उस जमाने में करते हो या ये लोग ददुआ के साथ करते हो, वो अपने आप में एक अलग विषय है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ समझ रही है। 2007 में जब वो मुलायम सिंह जी के उस गुंडा राज से आजिज हो गई थी, उसे एक आशा की किरण दिखी मायावती जी में और स्पष्ट बहुमत दिया। 2012 आते आते मायावती जी से मोह भंग हो गया, अखिलेश यादव के रूप में उनको दिखा, आज वो भी मोह भंग हुआ है। अब विकल्प क्या है? विकल्प स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, केंद्र में शानदार शासन चल रहा है। तो मेरा मानना दोनों विकल्पों को आजमाने के बाद अब उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी। सुधांशु जी, आप कह रहे हैं कि आप मुख्य विपक्षी दल नहीं है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो जाती है? जैसे आप पहले सड़कों पर मुखर नजर आते थे एक संगठन के तौर पर किसी भी मुद्दे पर लेकर जो जनता से जुड़ा होता था, अभी क्या वो बड़ी वजह है ऐसे मुद्दे जो आपकी राजनीति को मुफीद से लगते हैं उन पे आप ज्यादा मुखर नजर आते हैं बनस्पत उस तरीके से जो पहले आप नजर आते थे जमीन पर, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो? नहीं, यहां पे मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। हमने उत्तर प्रदेश से जुड़े हर मुद्दे पे, चाहे गन्ना किसानों का विषय हो, लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, हमने उस पर पुरजोर विरोध किया है। मगर हमारे राजनीतिक विरोधी उन्हीं विषयों में रुचि लेते हैं जिनमें कि उनका अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे अभी सुधीर जी ने कही, मैं दो बातें कहता हूं। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, सपा की सरकार ने कहा कि हम सिर्फ एक समुदाय को मुआवजा देंगे। कितनी गलत बात थी, हाई कोर्ट ने रोका, बसपा ने विरोध नहीं किया। 2007-8 में इनकी सरकार के समय में उत्तर प्रदेश की अदालतों में बम विस्फोट हुए, सपा की सरकार ने उन आरोपियों पर से केस विड्रॉ करने की कोशिश की, बसपा ने विरोध नहीं किया। तो इन लोगों की भी एक विशेष वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए आपस में बहुत मिली भगत है, तो ये सब आपस में मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। संक्षेप में आप जो कहना चाहते हैं सुधींद्र जी? देखिए, ऐसा है, जहां तक गन्ना किसानों की बात है, महाराष्ट्र के गन्ना किसान हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान हो, मोदी जी की सरकार है, दोनों तरफ के गन्ना किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बुंदेलखंड के किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं। ना बीजेपी को फुर्सत है और ना ही समाजवादी पार्टी को फुर्सत है। ये वादे तो इन्होंने बहुत किए, ये दिल्ली में फेल हो गए, वो लखनऊ में फेल हो गए। लोगों को आशाएं केवल मायावती जी से हैं। बिल्कुल, बसपा का एक गढ़ के तौर पे बुंदेलखंड को सर जाना जाता है और सबसे ज्यादा शायद आपको वोट बैंक वहीं से मिलता है, लेकिन बनस्पत उसके आज भी बुंदेलखंड प्यासा रहता है। मैं ये एक अलग बहस है, इस पे आ सकते हैं। एनके सिंह साहब, आपको लगता है, क्योंकि अब बहस लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, आपको लगता है कि आरोप प्रत्यारोप की आप उनसे मिले, इसके इतर आगे जाके ये सियासत कैसे करवट लेती नजर आ रही है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि 42.3% अभी 2 साल पहले आया है, तो क्या वो कितना कम होगा? सोशल सेगमेंट्स बीजेपी को जोड़ने पड़ेंगे और वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इनसे सोशल सेगमेंट्स कुछ अलग हो रहे हैं। दलित तो अलग नहीं होगा, आप कितना भी अभी दलितों क्या खाना खाएं, अभी टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी वैसी नहीं है। लेकिन बाकी सोशल सेगमेंट जो नॉन यादव बैकवर्ड्स हैं, जैसे मौर्या हैं, मौर्या को आप खींच सकते हैं, हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी खींचे, आप खींचे, कोई भी खींचे, पर हकीकत यह है कि इस पूरे प्रोसेस में वोट बैंक की राजनीति वो ऑब्वियस है, इसको कहने की जरूरत नहीं है कि कौन नहीं करता है और कितने लोगों ने गन्ना किसानों को लेकर आंदोलन किया है, करके स्वीकारते नहीं है। वो अच्छा, पब्लिक फोरम में कोई नहीं स्वीकारता, इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन जनता जानती है उसको, बहुत होशियार है। अभी कहा है हमारे फ्रेंड ने, हकीकत यह है कि पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स में अगर एक ब्रॉडर आप देखेंगे तो वो कम्युनल पूरे हिंदू को लेके चलती है, तो नेचुरली वो एडवांटेजेस रहता है। मायावती की पॉलिटिक्स में सीधा सा है कि आपको दलित प्लस मुस्लिम वोट और कुछ ब्राह्मण वोट चाहिए, लिहाजा ब्राह्मण को वो कर रही है, वो ऑलरेडी कर रही है, तो सिंपल अरिथमेटिक है। मुलायम सिंह के पास अनफॉर्चुनेटली यादव
प्लस जो रिमेनिंग वोट था वो खिसकता जा रहा है, वो किधर जाएगा यही उसको देखना है। नॉन यादव वोटर्स हैं नहीं उनके पास, मुस्लिम है वो बट जाएगा। ऐसी स्थिति में, और मुस्लिम बटेगा इसलिए कि आप कहीं ना कहीं मुसलमान को अब ये लग रहा है कि नहीं मायावती बेटर कैंडिडेट, मतलब बेटर वो ऑप्शन होगा। लेकिन ऐसे में बीजेपी का जो ये पूरा प्रवाह आप देख रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी है वो अभी भी बनी हुई है, इसलिए फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में बीजेपी है, इसको डिनाई नहीं किया। ठीक बात है। तो 2017 में किस प्रकार से सियासत होगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारे पास आमने सामने की इस बहस में वक्त इतना ही था। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सुधांशु त्रिवेदी जी आपका, सुधीन जी आपका, एनके सिंह साहब आपका, और जूही जी आपका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज इस विषय में हमारे जो चर्चा हुई इस पे बात एक तरीके से यही निकल के आई कि फिलहाल जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में राजनीति एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के आगे चल रही है वो अपने आप में किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि 2017 में मार्च में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, और जो कि राज्य सबसे बड़ा राज्य के तौर पर हिंदुस्तान में जाना जाता है, वहां पे कैसे सियासत आगे बढ़ती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।